Good morning, all. Good morning, sir. मॉर्निंग लास्ट सर। तक जो पढ़ा था, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास तक जो पढ़ा था उसमें किसी को कोई डाउट? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, लास्ट क्लास तक जो पढ़ा था उसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर, पता नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। यस सर। देखिए, आज का जो आपका टॉपिक है ये है टाइम रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, इसमें ये है कि कोई ग्राफ अगर चालू होता है तो वो कुछ समय बाद जाकर के एट द एंड सेटल हो जाता है। हेलो हाँ जी, सर, कल वाला टॉपिक आधा रह गया था ना। कौन सा आधा रह गया? सर, इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स नहीं करवाया था आपने। किसका? सर, ये ओवर डैम्पिंग वाले का। ओवर डैम का इम्पल्स रेस्पॉन्स। डिफरेंशिएशन कर दो इसका स्टेप रेस्पॉन्स का। डिफरेंशिएशन कर दो, 1 का 0 हो जाएगा। k1 कांस्टेंट है, ई रेस पर माइनस m1t जो लिखा हुआ है, m1 आगे आ जाएगा, ई रेस पर माइनस m1t बचेगा। सिमिलरली माइनस आगे आ जाएगा, k2 बाहर रहेगा, ई रेस पर माइनस m2t बचेगा। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को। हो जाएगा, यस सर। कोई बड़ी बात नहीं है, डिफरेंशिएशन ही तो करना है। स्टेप अगर हम निकालना जान रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, हमारे पास इम्पल्स रेस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइम रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन है। इसमें ये है कि कोई ग्राफ अगर चालू हो रहा है तो वो कुछ समय बाद जाकर के किसी न किसी वैल्यू पे जाके सेटल होता है। तो उन चीज़ों को मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूँ, तो यहाँ पर आप एक ग्राफ देख रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफ आप देख रहे हैं जो ऐसे चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, और एट द एंड यहाँ पर जाकर ये सेटल हो जाता है। तो मैंने क्या देखा कि जब ये 0 पॉइंट से चालू हुआ, यहाँ से जब ये चालू हुआ था, 0 पॉइंट से चालू होने के बाद आफ्टर 50%, जब ये अपने मैक्सिमम का 50% पहुंचा, देखिए यहाँ पे 0.5 भी लिख रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको नाम दे दिया, इस समय को, मतलब जितने समय में ये 50% पे पहुंचा है, इसको मैंने नाम दे दिया क्या, टी डी। अब ये क्या होता है, ये आगे जितनी भी स्लाइड्स हैं सब में यही डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिले टाइम। क्या बोलते हैं? डिले टाइम। सिमिलरली अगर मेरा ग्राफ, ठीक है, 50% से आगे चल करके 90% तक पहुंच जाए, नियर अबाउट 90% तक, मतलब ये वाली रेंज, तो इस वाली रेंज को, स्टार्टिंग से लेकर के इस वाली रेंज को मैं बोलता हूँ राइज टाइम, कि मेरा ग्राफ क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्लियर? सिमिलरली थर्ड पॉइंट जो आपको दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड टीपी, ये है आपका पीक टाइम। पीक मतलब ये कब जाकर के अपनी पीक पर पहुंच रहा है, ये है इसकी मैक्सिमम पीक, तो ये कब जाकर के अपने पीक पर पहुंच रहा है। जो चौथा पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है दैट इज टीएस। टीएस का मतलब होता है सेटलिंग टाइम। सेटलिंग मतलब कि ये ग्राफ कब जाकर के सेटल हो रहा है। तो आपका ग्राफ चला, पहले ऊंचा था, फिर नीचा हुआ, फिर नीचा हुआ, फिर हमने देखा कि यहाँ पर आने के बाद ये क्या है, अपनी रेंज में चलने लग गया। ये रेंज बनाई हुई है मैंने ऊपर नीचे,
ये रेंज दिख गई सबको, ये जो डॉटेड लाइन है ऊपर की तरफ डॉटेड लाइन ये है और नीचे की तरफ डॉटेड लाइन ये है। अब मेरा ग्राफ क्या है, इसके अंदर चलने लगा है, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलने लगा, दैट इज कॉल्ड सेटलिंग टाइम। ये वाली रेंज सेटलिंग टाइम हुई, जिसको मैंने ब्राउन से बनाई है, जिसको पिंक से बना रहा हूँ। ये वाली आपकी पीक टाइम हुई, ऑरेंज से बना रहा हूँ दैट इज राइज टाइम, और जिसको मैं अभी रेड से बनाऊंगा दैट इज डिले टाइम। ये क्लियर हो गया सबको? क्लियर है? टाइम रेस्पॉन्स Yes, sir. स्पेसिफिकेशन, एक्स एक्सिस पे आपका समय रहता है, टाइम रहता है, और वाई एक्सिस पे सीटी, जो इसका आउटपुट हमने निकाला था वो रहता है। ठीक है, ये ग्राफ फटाफट बना लें, फिर अपन आगे मूव करते हैं। सर बस इसमें इतना ही था सर। अभी चल रहे हैं, हर चीज़ के डेफिनेशन बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, डेरिवेशन बताऊंगा, अभी ग्राफ तो बनाइए। ठीक है, सर ये ESS इक्वल 0 मतलब? बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो मेरे पास सेटलिंग टाइम था, इस वाली चीज को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। आफ्टर द सेटलिंग टाइम इसको मैं बोलता हूँ स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, SS। ठीक है, और स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स के बाद भी अगर कोई वैल्यू बचती है जिसके अंदर ये ग्राफ मेरा अभी भी मूव कर रहा है, सपोज ऐसे ऊपर नीचे चल रहा है अभी भी, तो ये चीज एरर में जाती है, दैट्स कॉल्ड स्टेडी स्टेट एरर। ये ESS है आपका, स्टेडी स्टेट एरर। कुछ समय के बाद जाकर के ग्राफ आपका एकदम सेटल हो जाएगा, लीनियर चलने लगेगा, उस समय पर आपका स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, जो यहाँ पर 0 दिखाई हुई है। आपका एक्चुअल ग्राफ तो यहाँ से ऐसे होना चाहिए ना, एकदम स्ट्रेट लाइन वाला, तो जिस टाइम पे ये आ जाएगा उस टाइम पे आपका स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू हो जाएगी 0। ये सारी चीज़ें अभी अपन पढ़ने वाले हैं, जितने भी फिगर के अंदर लिखी है, TD, TP, TR, TS, ESS सब पढ़ेंगे अभी। बन गया ग्राफ? 7 मिनट। हो गया सर। सबका हो गया? चलूं आगे? यस सर। देखिए सबसे पहला पॉइंट अब आपका आता है, दैट इज कॉल्ड डिले टाइम, TD। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूंगा तो बोलूंगा द टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स टू रीच 0 to 50% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। मतलब अपनी फाइनल वैल्यू का हाफ बोल दो, या फिर बोल दो कि 50% तक जब तक पहुंचता है उसको मैं बोलता हूँ डिले टाइम। ग्राफ के अंदर हमने देखा 0 से लेकर के 50 पे हमने डैश डॉटेड लाइन खींची थी, और वहाँ पर मैंने इसको 50% बोला। उस तक पहुँचने में जितना समय लगा, जितना टाइम लगा, उसको मैं बोलता हूँ क्या, डिले टाइम। अब मैंने कंसीडर किया है स्टेप रेस्पॉन्स फॉर द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ये सामने स्टेप रेस्पॉन्स सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो लिखी हुई है। ठीक है,
यहाँ पर जहाँ पर भी डेल्टा लिखा हुआ है उसको आप जीटा या डेल्टा कुछ भी मान करके चल सकते हैं। क्लियर है सबको? यहाँ पर इसने बोला है कि जो जीटा या डेल्टा है उसकी जो वैल्यू है वो फ्रॉम 0 to 1 है, तो 0 से 1 लेकर के मैं इस पे काम करने वाला हूँ। और अगर मैं फाइनल वैल्यू की बात करूँ तो स्टेप रेस्पॉन्स की फाइनल वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1, क्योंकि मैं बोलता ही हूँ यूनिट स्टेप सिग्नल। तो अगर मैं इसको 1 लेकर के काउंट करता हूँ तो आगे मैं क्या कर दूँ? अब मेरे पास एक्चुअल वैल्यू क्या थी इसकी, क्योंकि ये डिले टाइम था तो मैंने बोला डिले टाइम का मतलब होता है अपनी वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1, उसका 50%, तो 1 का 50% कितना हो जाएगा? 0.5। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 0.5 के इक्वल रख देता हूँ, मैंने रख दी। उसके बाद जब मैं इसका लीनियर अप्रोक्सीमेशन लूँगा तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आने वाला है टीडी की जो वेव फॉर्म बोल रहा हूँ, इक्वेशन आने वाली है, दैट इज ये जो नीचे नीचे लिखी हुई है आपकी, टी डी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.7 डेल्टा या जीटा अपॉन ओमेगा एन, जो हमारे को याद रखनी है। फॉर्मूलाज जो लगेंगे क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट लगेंगे डिले टाइम का, 1 प्लस 0.7 जीटा ओमेगा एन। ये क्लियर है सबको? मैंने कुछ भी नहीं करा, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की उसको लिखा है यहाँ पर। लिखने के बाद उसकी वैल्यू को मैंने डाला है। क्या वैल्यू थी? मैंने बोला था ग्राफ के अंदर कि अपनी 0 से लेकर के 50% तक की वैल्यू जब तक वो ट्रैवल कर लेता है उसको मैं डिले टाइम बोलता हूँ। और फाइनल वैल्यू मेरे पास थी 1 का 50% होता है 0.5, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया 0.5 के इक्वल कर दिया। सॉल्यूशन आपको नहीं दिखाने की ज़रूरत है, आप डायरेक्ट लिखेंगे कि जब मैं इसका लीनियर अप्रॉक्सीमेशन लेता हूँ देन टी डी इज इक्वल्स टू हो जाता है मेरे पास 1 प्लस 0.7 जीटा ओमेगा एन। नोट डाउन कर लें इस फॉर्मूला को। इसको पूरे को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डिले टाइम के फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, बाकी पीपीटी में आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, नहीं तो काफ़ी टाइम लगेगा। ओके सर। हो गया? आगे चलूं? यस सर। सेकंड पॉइंट है आपका राइज टाइम। राइज टाइम का मतलब होता है द टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स टू रीच 0 to 100% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। मतलब वो जब 0 से लेकर के और 100% तक पहुंच जाता है अपनी फाइनल वैल्यू के, तो उसमें जितना समय लगा उसको मैं क्या बोलता हूँ? राइज टाइम बोलता हूँ। अब राइज टाइम की वैल्यू अगर मैं बात करता हूँ अंडर डैम्ड सिस्टम के लिए, किसके बारे में बात करता हूँ? अंडर डैम्ड सिस्टम के लिए, तो मैं बोलूँगा 0 to 100% उसे पहुँचना होता है। अगर मैं बात करता हूँ क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम के लिए तो मैं बोलूँगा 5 से लेकर के 95% तक जब वो ग्राफ पहुँच जाता है, मतलब स्टार्टिंग उसकी 5% से काउंट करेंगे और 95% तक चलेंगे, तब तक के समय को मैं बोलता हूँ राइज टाइम। ये केस था क्रिटिकली डैम्ड का। ठीक है, आपके सामने जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो थी अंडर डैम्ड की 0 to 100, क्रिटिकली डैम के केस में 5% to 95%। और अगर मैं बात करता हूँ ओवर डैम्ड सिस्टम की, तो ओवर डैम्ड सिस्टम की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 10% to 90%। क्लियर हो गया ये चीज़ें सबको तीनों? इसके अंदर 2 लिखी हुई है, क्रिटिकल वाली मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उस चीज़ को मैं क्या बोलता हूँ? राइज टाइम। क्लियर? मैंने फिर वापस से क्या लिया? स्टेप रेस्पॉन्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उसे लिया, जो होती है आपकी स्क्रीन के सामने जो लिखी हुई है सी टी इज इक्वल्स टू, ये आपकी स्टेप रेस्पॉन्स की वैल्यू आपने ली है। अब क्या करने वाले हैं आप? सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं क्या वैल्यू को? 1, क्योंकि मैंने बोला 100% हो जाना चाहिए। तो जब आप सी टी की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर आपने क्या पुट कर दिया? ये 1 पुट कर दिया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल जो आंसर आने वाला है इसी क्वेश्चन के लिए, राइज टाइम के लिए, वो जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, टी आर इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। ठीक है, पाई की वैल्यू आप जानते हैं,
थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, और ओमेगा डी जो है आपकी डैम्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और राइस टाइम का एक और फॉर्मूला होता है जो कि मैं स्क्रीन पे लिख देता हूं, जो इस स्लाइड के अंदर नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू टी आर राइस टाइम इज इक्वल्स टू 0.8 प्लस 2.5 जीटा अपॉन ओमेगा एन। अगर आपको राइस टाइम जीटा ओमेगा एन की फॉर्म में दिया है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर आपको राइस टाइम एंगल किसी एक एंगल थीटा के फॉर्म में एंड ओमेगा डी डैम्ड फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है सबको? दोनों फॉर्मूलाज लिख लेंगे आप कॉपी में। राइस टाइम इज इक्वल्स टू 0.8 प्लस 2.5 जीटा अपॉन ओमेगा एन, पहला फॉर्मूला। राइस टाइम का दूसरा फॉर्मूला है पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी। अच्छा, इस फॉर्मूला में थीटा की वैल्यू क्या है? अगर आपको थीटा डायरेक्ट दिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिया तो जनरली जो थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी वो निकाली थी कॉस इनवर्स जीटा, याद हो तो आपको, याद है? यस सर। थीटा इज Yes, इक्वल्स sir. टू कॉस इनवर्स जीटा। अगर आपको जीटा दिया है और ओमेगा डी दिया है, ओमेगा एन नहीं दिया है, ठीक है, तो आप उस टाइम पे भी यही वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो ये फॉर्मूले हो गए दो, और ये थीटा की वैल्यू तो इसके अंदर लग रही है, तो ये दो फॉर्मूले राइस टाइम के लिए आप कॉपी में नोट डाउन कर चुके हैं अगर, तो हम आगे चलते हैं। जी सर कर लिए। कर लिए? थर्ड पॉइंट था आपका पीक टाइम। पीक टाइम के लिए मैंने क्या बोला था? द टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स टू रीच इट्स पीक वैल्यू। मतलब जीरो से लेकर के जब तक वो ग्राफ चला और अपनी पीक वैल्यू तक पहुंच गया था, उसको मैं बोल रहा हूँ पीक टाइम, ठीक है। ये तो हुई डेफिनेशन की बात। अब अगर पीक टाइम के फॉर्मूला की बात करेंगे तो वही मैंने स्टेप रेस्पॉन्स ले लिया वापस से सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, जो जनरल इक्वेशन हर बार मैं लेता आ रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या करा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। जो आपकी सीटी की वैल्यू थी पीक टाइम निकालने के लिए, मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। डिफ्रेंशिएट करने के बाद उस डिफ्रेंशिएट की वैल्यू को जीरो पुट कर दूंगा। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि जब भी मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालता हूँ किसी की, तो मैं क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करके उसको जीरो पुट करता हूँ। मैथमेटिक्स की फॉर्म में हमने खूब पढ़ा हुआ है मैक्सिमम मिनिमा के अंदर ये चीज़। तो मैंने जो डिफ्रेंशिएशन निकाला उसको जीरो के इक्वल पुट किया। इक्वल पुट करने के बाद ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला आपका कुछ इस तरीके से है, टी पी इज इक्वल्स टू पाई अपॉन ओमेगा डी। सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर, इसके जो जितने भी प्रूफ हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि नहीं? मतलब जो भी डेरिवेशंस है देखो, अगर क्वेश्चन ये। इस तरीके से आता है कि आपको डेरिवेशन दिखाने हैं तब तो इम्पोर्टेंट है, और अगर इनके ऊपर सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं, अभी तक तो न्यूमेरिकल ही आते हैं, तो फिर सिर्फ अच्छा। फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। राइस टाइम का, डिले टाइम का, पीक टाइम का, सेटलिंग टाइम का, और पीक ओवरशूट एक चीज़ और आने वाली है फोर्थ नंबर पे, वो भी अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हुआ आपका पीक टाइम। अब पीक टाइम में एक छोटी सी बात मेरे को यहाँ पर आपको बतानी है। मैंने जो ग्राफ बनाया था वो ग्राफ दोबारा मैं एक बार बना रहा हूँ। लाइक ग्राफ कुछ मेरा इस तरीके से था, ठीक है। मतलब ये वैल्यू को मैंने 1 लिया है, ठीक है, ये वैल्यू मेरी 1 वाली है, तो मैं इस तरीके से चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे ओवरशूट। क्या बोलेंगे? ओवरशूट,
ठीक है। और जो नीचे वाली चीज है, ये जो नीचे वाले पॉइंट्स है, इनको मैं बोलूंगा अंडर शूट, अंडर शूट। ये क्लियर है सबको? तो अगर मैं नंबरिंग डाल दूं, तो इस पे डलेगी 1, इस पे डलेगी 2, इस पे डलेगी 3, इस पे डलेगी 4, इस पे 5, इस पे 6। तो इस तरीके से ओवरशूट की वैल्यू पॉइंट्स कौन कौन से हो गए? 1, 3, 5 एंड अप टू सो ऑन। सिमिलरली अंडरशूट की वैल्यू क्या हो गई? 2, 4, 6 एंड अप टू सो ऑन। क्लियर है ये वाली चीज सबको? यस सर। ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर निकालना चाहूंगा पीक टाइम, तो पीक टाइम की वैल्यू जो जनरल फॉर्मूला मैंने पाई अपॉन ओमेगा डी लिखा है वो ना होकर के हो जाएगा एन पाई अपॉन ओमेगा डी, क्योंकि आपको नहीं पता ना वो कौन सा निकलवा रहा है। हो सकता है वो ओवरशूट निकलवा दे, फर्स्ट वाला ओवरशूट निकालेगा तो 1 लेंगे, सेकंड ओवरशूट निकालेगा तो एन की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, थर्ड ओवरशूट निकलवाएगा तो 5 आ जाएगा। इफ फर्स्ट अंडरशूट निकलवाता है तो 2 हो जाएगा, सेकंड अंडरशूट निकलता है तो 4 हो जाएगा, थर्ड अंडरशूट निकलता है तो 6 हो जाएगा। क्लियर? अब बात आती है ये जो टाइम रेस्पॉन्स हम पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं भाई? ये क्या बताता है? ये बताता है आपका जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। क्या बताता है? परफॉर्मेंस कैसी है। तो एक पॉइंट नोट डाल करके लिख लेंगे, टाइम रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन टेल्स परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। और ये सिर्फ परफॉर्मेंस ही बताता है, ये आपको ये नहीं बता पाएगा कि आपका सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है? इट टेल्स ओनली परफॉर्मेंस। मैं बहुत बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस वर्ड को, ये सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस बताएगा। नोट जहाँ पर आपने डाला है वहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे, राइज टाइम एंड पीक टाइम इंडिकेट्स स्टिफनेस ऑब्लिक फास्टनेस ऑफ द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। राइज टाइम एंड पीक टाइम इंडिकेट्स स्टिफनेस और फास्टनेस ऑफ द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कि 4 पॉइंट दे देंगे आपको, पीक टाइम दे देंगे, राइज टाइम दे देंगे, या बहुत सारे पॉइंट्स दे देंगे और पूछेंगे कि फास्टनेस या स्टिफनेस कौन इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर राइज टाइम और पीक टाइम जो होंगे वो इंडिकेट करेंगे फास्टनेस ऑफ द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, कि ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स कितना फास्ट चल रहा है आपका। क्लियर है? स्टिफनेस के बाद क्या बताए थे? फास्टनेस, स्टिफनेस एंड FASTNESS, फास्टनेस ऑफ द ट्रांजिएंट फास्टनेस। रेस्पॉन्स, ओके। ऑफ द ट्रांजिएंट, क्योंकि अभी तक ट्रांजिएंट पे ही काम कर रहे हैं ना। सेटलिंग तक ट्रांजिएंट ही चलेगा, सेटलिंग के बाद आपका स्टेडी स्टेट आएगा। आगे मूव करूं? फोर्थ जो आपका पॉइंट आता है नेक्स्ट, इसको बोलते हैं पीक ओवरशूट, और डिफाइन करते हैं, मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं MP से। ठीक है? फोर्थ पॉइंट है आपका पीक ओवरशूट। अब मैं अगर पीक ओवरशूट निकालना चाहूँगा तो ये मैं लूँगा CT और उसको मैं माइनस कर दूंगा इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है इनफाइनाइट, उससे जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, फाइनल जो वैल्यू कह सकते हैं या मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं, क्योंकि अब मैं स्टेडी स्टेट पे पहुंचने वाला हूं। तो मैंने पीक वैल्यू ऑफ रेस्पॉन्स से चालू किया, स्टेडी स्टेट की फाइनल वैल्यू तक पहुंचा, और उसको अगर मैं माइनस कर दूं तो मैं उसको बोलता हूं पीक ओवरशूट। मतलब आपकी जो पीक्स हैं वो कब तक चलेंगी, जो ऊपर नीचे पीक्स बन रही थी ना ग्राफ के अंदर, वो कब तक चलने वाली हैं, इस चीज को हम बोलते हैं पीक ओवरशूट। ठीक है? ये लिख लिया सबने, MP इज इक्वल्स टू CTP माइनस C इनफाइनाइट। यस सर। ठीक है? सर यहाँ पे जो CTP है इस जगह पीक टाइम का जो वैल्यू निकलेगा वही पुट करना है ना, पाई अपॉन ओमेगा डी वाला? नहीं, मतलब अभी यहाँ पे इक्वेशन पुट होगी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है? ये लिखा हुआ है सामने, CTP इज इक्वल्स टू, जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो डाली आपने। TP की वैल्यू यहाँ पे पाई अपॉन ओमेगा डी थी, तो जहाँ पर TP डला हुआ है, पहले वहाँ T था ना,
जनरल इक्वेशन के अंदर, तो टी था। जहाँ पर टी पी लिखा है वहाँ पे पाई अपॉन ओमेगा डी वैल्यू डाल करके अपन सॉल्व करते आ रहे हैं। ये दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करने में इजीली समझ में आ जाएंगी। जब मैं पीपीटी प्रोवाइड कराऊंगा आप देख सकेंगे इनको। उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करते आएंगे तो हमारे पास जो एमपी का फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ई रेस टू दी पावर माइनस जीटा, ये जीटा बोलता हूँ मैं इसको, है ना, हमेशा मेरे पास मेरे नोट्स के अंदर जीटा ही होता है, ये जीटा पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका पीक ओवरशूट। और किसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए परसेंटेज पीक ओवरशूट क्या होगा, यहाँ पर अगर परसेंटेज लगवाएगा तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, मल्टीप्लाइड विद 100। क्लियर है? पीक ओवरशूट और परसेंटेज पीक ओवरशूट क्या होता है। ये सब अपन वही पढ़ रहे हैं जो अपन ने ग्राफ में देखा था। पीक ओवरशूट का फॉर्मूला लिख लीजिए, ई रेस टू द पावर माइनस जीटा पाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। इफ एनीवन आस्क परसेंटेज पीक ओवरशूट तो आपको इनटू 100 कर देना है। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि जो पीक ओवरशूट आप देख रहे हैं फॉर्मूला, उसमें और जीटा में क्या रिलेशन दिखा आपको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली है। यस सर। जीटा के बात चल रही है, एमपी और जीटा की। जीटा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनडायरेक्टली सर प्रोपोर्शनल। इनवर्सली। हाँ जी, तो मैं बोल सकता हूँ जीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पीक ओवरशूट या पीक ओवरशूट, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहें। ठीक है, तो इस वाली चीज़ से ये मुझे समझ में आता है कि अगर मैं जीटा की वैल्यू डालूं और पीक ओवरशूट की वैल्यू निकालूं यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, पीक या परसेंटेज पीक ओवरशूट की बात कर लेते हैं। तो अगर जीटा की वैल्यू 0 है तो परसेंटेज पीक ओवरशूट कितना हो जाएगा, 100%, क्योंकि जस्ट एग्जैक्टली क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जाती है। ठीक है, सिमिलरली अगर जीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो पीक ओवरशूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0%। और कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रख लेने चाहिए वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट आ जाते हैं। कभी कभी जीटा की वैल्यू देगा 0.28, ये टेबल बना लेना है ना, तो जो पीक ओवरशूट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 40%। ठीक है, सिमिलरली कभी कभी इसको देगा 0.4, जीटा की वैल्यू 0.40 देगा, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी 25.4%, 25.4। ठीक है, एक पॉइंट और आपको बहुत बार दे देता है 1/√2 का। जीटा की वैल्यू हमेशा 1/√2 देता है, जिसकी वैल्यू होती है 0.707। ये तो सबको पता है। उसका जो पीक ओवरशूट होता है ये होता है 4.3%। ये आप लोगों को याद रह जाना चाहिए, ये टेबल बना लेना। सर ये आपने थर्ड लाइन में क्या लिख रखा है, 25.4%? 25.4। यस, ओके सर। और वैल्यू लिखवाऊँ क्या इसमें, 0.5 अगर जीटा होगा, जीटा की वैल्यू अगर 0.5 होगी तो जो पीक ओवरशूट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 16.3%। ठीक है, सिमिलरली अगर जीटा की वैल्यू 0.7 होगी तो जो परसेंटेज पीक ओवरशूट हो जाता है वो हो जाता है 4.6%। जो मेन वैल्यूज होती हैं वो यही होती हैं, 0, 0.28, 0.4, 0.5, 0.7, 0.707, क्योंकि 1/√2 बहुत बार आता है, और 1। तो
तो आपको पता होना चाहिए जीटा और परसेंटेज पीक ओवरशूट का रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। हो गया? यस सर। हटा दो इसको। आगे चल रहा हूँ, ठीक है। अरे ये टेबल तो इसमें दी हुई है, लो। परसेंटेज पीक ओवरशूट के बारे में भी बताया हुआ है। ये परसेंटेज पीक ओवरशूट है और ये टेबल आपको दी हुई है। ये तो मैंने लिखवा दिया, खैर कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप उस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन से जीटा निकालना चाहें तो जीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा, माइनस लॉग ई के बेस पे परसेंटेज पीक ओवरशूट अपॉन 100 अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ परसेंटेज एमपी अपॉन 100 का होल स्क्वायर। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में पूछ लेता है जीटा की वैल्यू। ठीक है, आगे चलूं? एक पॉइंट और है, वो पढ़ लो, फिर पीपीटी आपको दूंगा तो उसमें से आप नोट डाउन कर लेना। आगे चल रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर टाइम ओवर हो जाएगा, नहीं तो ये वाला पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं आज। नेक्स्ट आपका होता है सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम का मतलब होता है द टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू इट्स फाइनल वैल्यू विद इन द स्पेसिफाइड टॉलरेंस बैंड। जो टॉलरेंस बैंड मैंने बनाया था, मैंने बताई थी ना, वो डॉटेड लाइन ऊपर और नीचे की तरफ, उसके बीच में ही आपका ग्राफ चल रहा था। उसके अंदर जब तक वो ग्राफ आता है उस समय को आप बोलते हैं सेटलिंग टाइम। ठीक है, डिफॉल्ट सर टॉलरेंस स्क्रीन बैंड। हाँ जी, सर स्क्रीन सही शो नहीं हो रही। सही से शो नहीं हो रही है। ये सेटलिंग टाइम वाला पीपीटी नहीं दिखा है? नो सर, शो हो रहा है। दिखता है सर। हो रहा है आपका सर नेट? मेरे में टिल्ट आ रही। नेट में प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं पीपीटी दूंगा, अभी सुन लो आप, है ना। ओके सर। 4 मिनट ही बचे हैं वैसे भी। तो जो सेटलिंग टाइम होता है, ये मैंने आपको बताया, द टाइम टेकन बाय द रेस्पॉन्स टू इट्स फाइनल वैल्यू विद इन द स्पेसिफाइड टॉलरेंस बैंड। टॉलरेंस बैंड का मतलब क्या था, जो मैंने डॉटेड लाइन ऊपर नीचे बनाई थी, दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस बैंड। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू रहती है वो रहती है 2% एंड 5%। जो डिफॉल्ट टॉलरेंस बैंड रहेगी, एक तो रहता है 2%, एक रहेगा 5%। जब मैं बात करूंगा सेटलिंग के लिए 5% की, तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा मेरे पास वो ये रहेगा, टी एस जो सामने आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, टी एस इज इक्वल्स टू 3t, क्योंकि t की वैल्यू 1/ζ थी, तो इसको मैं 3t भी लिख सकता हूँ, t या टॉ कुछ भी लिख लो। सिमिलरली जब 2% टॉलरेंट बैंड रहेगा, ये क्वेश्चन लिखा आएगा 2% टॉलरेंट बैंड है या 5% टॉलरेंट बैंड है, तो आपको लेनी 4t। हाँ जी, हाँ, t टाइम कांस्टेंट है, t या टॉ जो भी बोल रहे हैं, टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके का टॉलरेंस बैंड है, एक 2% वाला, एक 5% वाला। 5% के लिए टॉलरेंस बैंड होता है 3t, 2% के लिए टॉलरेंस बैंड होता है 4t। ये था आपका टाइम रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन थ्रू ग्राफ। ठीक है, तो अभी तक हमने टाइम रेस्पॉन्स के अंदर पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, 4 तरीके के टेस्ट सिग्नल हमने पढ़े, और आज हमने पढ़ा टाइम रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन थ्रू ग्राफ, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करते हैं तो वो किस तरीके से बनाई जाती है, जिसमें 5 चीज़ें हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा था डिले टाइम। ठीक है, क्या फॉर्मूला था डिले टाइम का, 1 + 0.7 जीटा डिवाइड बाय ओमेगा एन। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा राइस टाइम। क्या फॉर्मूला था राइस टाइम का, पाई माइनस थीटा डिवाइड बाय ओमेगा डी, जहाँ पे थीटा था आपका कॉस इनवर्स जीटा। सेकंड फॉर्मूला जो था राइस टाइम का वो था 0.8 + 2.5 जीटा डिवाइड बाय ओमेगा एन। ठीक है, थर्ड पॉइंट था आपका पीक टाइम। पीक टाइम का फॉर्मूला था एन पाई डिवाइड बाय ओमेगा डी, जहाँ पे एन क्या शो करता था, एन शोज ओवरशूट और अंडरशूट। अब डिपेंड करता है फर्स्ट ओवरशूट, सेकंड ओवरशूट, इसी तरीके से अंडरशूट डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट था आपका परसेंटेज पीक ओवरशूट या पीक ओवरशूट, जिसका फॉर्मूला था e⁻⁻ जीटा पाई अपॉन, मतलब डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 - जीटा स्क्वायर।
ये था पीक का, परसेंटेज लगाएंगे इंटू 100 कर देंगे। फिर मैंने आपको बताया जीटा और पीक ओवरशूट का जो रिलेशनशिप होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए उसकी कुछ मैंने वैल्यूज लिखवाई। फिर एक फॉर्मूला हमने देखा, इसी से अगर मैं जीटा निकालना चाहूँ देन जीटा इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ई के बेस पे परसेंटेज पीक ओवरशूट अपॉन 100 अपॉन अंडर रूट में पाई स्क्वायर प्लस लॉग ई के बेस पे परसेंटेज पीक ओवरशूट अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमने पढ़ा सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम दो तरीके से टॉलरेंस बैंड पे चल रहा था कि कौन कौन सा 2% एंड 5%। 2% के लिए जो मेरा फॉर्मूला है 4t है, 5% के लिए जो मेरा फॉर्मूला है 3t है, और यहाँ पे t की वैल्यू 1 जीटा ओमेगा एन। ये कैसे निकालिए, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो रियल रूट था, नेगेटिव रियल रूट, वो था माइनस जीटा ओमेगा एन, उसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया और उसको मॉड लगा दिया, तो मेरा t इज इक्वल्स टू जीटा ओमेगा एन था। ये तो मेरे को नहीं लगता किसी को कोई डाउट है इसके अंदर। आई थिंक क्लियर है ये सारे पॉइंट्स। यस सर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों की नज़रिए से, इलेक्ट्रिकल एंड ईसी। ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे इसके फॉर्मूलाज, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर ख़त्म होता है। जो भी अपन ने टाइम रेस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन पढ़ी या टाइम रेस्पॉन्स की चीज़ें पढ़ी, कल अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे, कल या परसों, जो भी क्लास 1 में हो जाता है तो 1 में नहीं 2 में। आफ्टर दैट उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा आपको स्टेबिलिटी, जो इसका सेकेंड मतलब इस यूनिट का जो सेकंड पार्ट है, स्टेबिलिटी चालू होती है, जिसके अंदर अपन 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे। राउथ हर्विट्ज स्टेबिलिटी पढ़ेंगे या रूट लोकस टेक्निक पढ़ेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। अभी किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। वी हैव लेस देन 1 मिनट। तो डैम्पिंग रेशियो क्या होता है? जीटा डैम्पिंग फैक्टर डैम्पिंग फैक्टर अल्फा। अल्फा जीटा ओमेगा एन। मतलब अगर आप जीटा को, मतलब जो डैम्पिंग रेशियो है उसको अगर आप इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो तो फैक्टर निकल के आ जाएगा। जो डैम्प कर रहा है ना आपका सिस्टम, मतलब ऊपर नीचे जो हो रहा है, वो कितना फैक्टर से डैम्प किया जा रहा है, उसको बोलते हैं डैम्पिंग फैक्टर। इसको निकालते हैं जीटा को नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अब कितनी फ्रीक्वेंसी पे कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो फैक्टर निकल के आ जाएगा।